डियर स्टूडेंट्स, मैं आज वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आप लोग सेट 1 को नहीं देखे हैं तो फटाफट से सेट 1 को देखिए, उसके बाद इस सेट 2 को देखिए। ओके, चलो हमारी टीम ने अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू सीरीज, एसक्यू सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज बना दिया है। आप लोग देखना चाहते तो जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस सेट 2, ये 2 मार्क्स के एमसीक्यूज है। ओके, तो देखते हैं। तो और एक चीज समझना है कि एलएक्यू जो है एलएक्यू जो लॉन्ग क्वेश्चन है उससे ज्यादा मुश्किल है ये 2 मार्क्स के एसक्यूज। ओके, ये पेचीदा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में जो है एसक्यूज को जो है प्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि डिफिकल्टी हो समझने में। अगर आप लोग नहीं समझेंगे इस एसक्यूज को, 2 मार्क्स एसक्यूज को, तो आंसर नहीं कर पाएंगे। आप लोग वो जानते हैं सिंपल वे में, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वे में पूछा गया है, इसलिए आप लोग उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग को समझाऊंगा। तो मैंने जितने भी सीरीज बनाया है और आगे बनाऊंगा, अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को ये आइडिया हो जाता है, ये आप लोग सोच पाएंगे कि किस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है आने वाले माध्यमिक परीक्षा में। ओके, तो आप लोगों को पूरी तरह से आप माइंड में ये कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा कि किस तरह से एमसीक्यू जो है 2 मार्क्स के एमसीक्यू आप लोगों को पूछा जा सकता है कॉम्प्लेक्स वे में। तो ये चीज हम लोग इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो जितने आप लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे उतना ही आप लोग एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर्ड होंगे और माध्यमिक जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसको इजीली फटाफट से उसको समझ पाएंगे और 3 घंटे के अंदर आप लोग पूरी तरह से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर समझ नहीं पाए तो आप लोगों के लिए 30 घंटा भी क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। ओके, तो ये भी आप लोगों को पता है कि 2 मार्क्स एमसीक्यू जो है वो कहां पे है, ग्रुप सी में है। किस ग्रुप में है, ग्रुप सी में है। और ये भी आप लोगों को पता है उस पहले जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1 जो है, मैंने सारी डिटेल्स बता दिया है ग्रुप सी के बारे में, कितने क्वेश्चन रहेंगे, किस तरह के आंसर लिखने पड़ेंगे, किस तरह का लिखना पड़ेगा, कितना सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सारी चीजें मैंने बता दिया। तभी फिर भी यहां पर बता देता हूं अगर आप लोग नया है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले 2 × 12 = 24। तो कहने का मतलब है 2 मार्क्स के होंगे एमसीक्यूज और कितने एमसीक्यूज होंगे, 12। तो 2 × 12 = 24। ओके, तो इस ग्रुप में जो है 24 मार्क्स मिलेंगे, कम नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में रहेंगे ग्रुप सी, आंसर एनी 12 क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो क्या कह रहा है कि टोटल 17 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन हम लोग को आंसर करना है कितना, 12 का आंसर करना है। तो इसका मतलब क्या है, 5 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है। और एक चीज यहां पर मेंशन कर दिया है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। क्या है वो है 2-3 सेंटेंस में लिखना है। आप लोग सोचेंगे ये तो छोटा है, कैसे लिखेंगे। जिसका आंसर छोटा होगा तो आप लोग को उसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना होगा, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर बोल दिया गया है 2-3 सेंटेंस में आंसर करना पड़ेगा। तो समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करने से नहीं होगा, उसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे में कैसे पूछा जा सकता है वो भी आप लोगों को ध्यान देना है। ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि हर बार जो माध्यमिक का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डिफरेंट होता है, यूनिक तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही होगा, लेकिन उसको डिफरेंट वे में पूछा गया है जो आप लोग समझने में फेल हो जाते हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी टीम ने क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू सीरीज निकाला है ताकि आप लोग को जो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको समझने में आसानी हो। ओके, तो आप लोग ये जितने भी सीरीज हम लोगों ने बनाया है और बनाएंगे आगे भी माध्यमिक आने तक, तो वो सारे सीरीज को आप लोग को देखना है। तो इससे क्या होगा, पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और हमारी टीम ने क्या किया है, माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए जो है लगभग 50+ वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाके देख लीजिए। 50 वीडियो 50 दिन नहीं लगेगा। कितना दिन लगेगा, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो और भी हमारी टीम ने जो है अलग अलग वीडियो जो है प्रिपेयर कर चुके हैं, कंटेंट लिख रहे हैं और बहुत सारे बना भी दिए हैं। अब उसको एडिटिंग बाकी है, तो बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से पहले वाले वीडियो जो है देख के खत्म कीजिए। उसके बाद जो करंट वीडियो आएगी, जो भी अपकमिंग वीडियोज आएंगे, तो उसको आप लोगों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को बताना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। तो यहां पर देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए बेस्ड ऑन द फ्लोइंग फीचर्स। देखिए पहला क्वेश्चन वही डिफिकल्ट, क्या कह रहा है कि आप लोगों को पता है कि डीएनए एंड आरएनए में जो डिफरेंस है बहुत ही आप लोगों को इजी, आप लोगों को पता है। लेकिन यहां गड़बड़ क्या है, कुछ फीचर दिए गए हैं, उस फीचर के या फिर उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिफरेंट लिखना है। ऐसे जो आप लोगों को कुछ भी उठ के नहीं लिख देना है, समझ के लिखना है। यहां पर क्या बोला है, पिरिमिडियन बेस 5 सिग सुगर। तो इसका मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, तो उस बेस पर लिखना है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, उसके बेस पर लिखना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को पता होगा, फिर मैं बता देता हूं वो क्या है कि डीएनए में जो है
चार नाइट्रोजन बेस में से 3 तो सेम सेम होता है, लेकिन क्या थायमिन जो है डीएनए में होता है? कहां पर होता है? डीएनए में। लेकिन आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में यूरासिल होता है जो डीएनए में नहीं होता है। तो देखिए समझ में आ गया ना, ऐसे ही समझना है एग्जाम में भी। अब शुगर देखिए, आप लोगों को पता है कौन सा शुगर है उसमें? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है और आरएनए में राइबोस शुगर है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, द एडवेंटिशियस लीफ बर्ड प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। देखिए इस तरह क्वेश्चन नहीं देंगे आप लोगों को बुक में, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। क्या है देखिए, एडवेंटिशियस लीफ बर्ड प्लेस एक तरह का बर्ड है, रिप्रोडक्शन का एक मेथड है प्लांट में, तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है। एवेलुएट द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट विद प्रॉपर एग्जांपल, एग्जांपल भी देना है। अब ये किस तरह का होता है? एडवेंटिशियस जो लीफ बर्ड होता है, इसमें क्या हो रहा है कि एक पौधा है जिसमें क्या होता है, एक पत्ता, बड़ा सा पत्ता के चारों तरफ छोटे छोटे बर्ड्स निकलता है। वो बर्ड्स जब एक छोटा सा पौधा बन जाता है तो उससे अलग हो जाता है, अलग होकर फिर नया पौधा बन जाता है। इसी को बोलता है एडवेंटिशियस बर्ड लीफ बर्ड। ओके, तो ये किस में होता है? ये होता है ब्रायोफाइलम में। किस में होता है? ब्रायोफाइलम। तो कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम आईबॉल इन प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है कि आईबॉल में जो है होता है, हम लोग जो देख पाते हैं या फिर लाइट जो हमारे आंख में जाती है, इंटर करती है, वो उसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले कहा, उसके बाद कहा, उसके बाद कहा, उसके बाद कहा, तब हम लोग देख पाते हैं। तो उसका सीक्वेंस क्या है? तो देखिए मैं सीक्वेंस लिख देता हूं। तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले लिखना है कॉर्निया। ओके, उसके बाद कॉर्निया से कहा जाना है, लाइट कहा जाएगी एक्यूस ह्यूमर। एक्यूस ह्यूमर उसके बाद क्या है? लेंस। आप लोगों को पता है लेंस। उसके बाद क्या होगा? वर्टियस ह्यूमर। ओके, आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? कॉर्निया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या होगा? एक्यूस ह्यूमर। उसके बाद क्या होगा? लेंस। उसके बाद क्या होगा? वर्टियस ह्यूमर। तो ये है सीक्वेंस। तो आप लोग शॉर्ट में कैसे याद रखना है? CALV। ओके, C फॉर कॉर्निया, A फॉर एक्यूस ह्यूमर और L फॉर लेंस, V फॉर वर्टियस ह्यूमर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही डिफरेंट वे में पूछा गया है, तो तभी 2 मार्क्स मिलेगा, ऐसे 2 मार्क्स इजीली नहीं मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली बट इट इज अनेबल टू विजुअलाइज नियर ऑब्जेक्ट्स इन अ परफेक्ट वे। देखिए यहां पर भी एक स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर कोई रखी हुई, बहुत दूर रखी हुई कोई चीजों को आसानी से एक पर्सन देख सकता है, बट इज अनेबल टू विजुअलाइज नियर ऑब्जेक्ट इन अ परफेक्ट वे। लेकिन अगर कोई करीब रखी हुई चीज है वो देख नहीं पाता है, दूर की चीज वो क्लियरली देख पाता है, लेकिन करीब की चीज जो है नहीं देख पाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट व्हाट वुड बी द प्रोबेबल कॉज, इसकी कॉज क्या होंगे, एंड सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स फॉर सच प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या मेजर है, मतलब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम कौन सी है? ये एक आई डिफेक्ट है। आई डिफेक्ट आप लोग बहुत देखे होंगे बुक में। सबसे पहले क्या है? मायोपिया। उसके बाद क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद क्या होता है? पेरेसबायोपिया। ओके, एक कैटरेक्ट भी होता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है? यहाँ पर है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? जो दूर आसानी से देख पाता है लेकिन जो करीब है बगल में नहीं देख पाता है। तो ये वही प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी कॉज क्या है? उसकी कॉज है जो आईबॉल होता है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। ओके, और उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करेंगे, एक चश्मा पहनना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। चश्मा कौन सा पहनना पड़ेगा? कॉन्वेक्ट लेंस वाला चश्मा पहनना पड़ेगा आप लोगों को, अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों को है। ओके, तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम जो है ओल्ड एजेड पीपल को होता है, लेकिन फ्यूचर में जो यंग लोगों को भी होने वाला है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना डिफिकल्ट भी है। तो देखिए 2 मार्क्स आप लोगों को इजीली नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन डिपेंडिंग ऑन द फ्लोइंग फीचर्स। कुछ फीचर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के जो है 4 स्टेजेस है। आप लोगों को पता होगा क्या क्या है वो?
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट वन इज टेलोफेज। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा है, तो यहां पर 4 फेजेस के बारे में बताया गया है। तो क्या कह रहा है, अलग उस फेजेस में जो भी चेंजेस आ रहा है तो वो चेंजेस को लिखा गया है, उस चेंजेस के हिसाब से कौन सा फेज होगा आप लोगों को लिखना है। जैसे कि सबसे पहले क्या बोल रहा है यहां पे, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर में अलाइनमेंट हो जाता है ऑफ द सेल एंड देयर अरेंजमेंट इन डेफिनेट पैटर्न। एक पैटर्न की बात होता है, एक पैटर्न से होता है। तो ये कौन सा फेज होगा, सिर्फ कैसे लिखना आंसर, इसके यहां पर ऐसे लिखने के बाद जो होगा, जो फेज का नाम होगा, ये कौन सा फेज होगा, ये होगा मेटाफेज। ओके, ये हो गया मेटाफेज। देखिए, जो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, जो फीचर्स पढ़े हैं, जो चेंजेस पढ़े हैं उस चारों फेजेस में, तो उन फेजेस को, उस फेजेस में आने वाले हर चेंजेस को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि उससे एमसीक्यूज भी बना देता है। देखो, डिजाइन करने वाले, तो क्या हो गया, इसका आंसर होगा मेटाफेज। तो ये अभी आंसर नहीं हुआ, अभी तो एक पॉइंट हुआ, अभी भागिए मत आप लोग। तो और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी फीचर क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब अलग हो जाता है। क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये कौन सा फेज है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेलोफेज। क्या होगा, टेलोफेज। उसका नेक्स्ट देखिए, फीचर नंबर 3 देखिए, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। किस में गायब हो जाता है, कौन सा फेज में गायब हो जाता है, तो ये कौन सा फेज है, ये है प्रोफेज। क्या है, प्रोफेज। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल। सेल के ऑपोजिट पोल में जो है चले जाता है, कौन चले जाता है, डॉटर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है डिवाइड होता है डॉटर्स, वो क्या होगा, चलेगा कहां पे, ऑपोजिट पोल्स में। नॉर्थ पोल में चले जाएंगे आधा, आधा साउथ पोल में चले जाएंगे। तो ये कौन सा फेज में हो रहा है, ये हो रहा है टेलोफेज में। क्या होगा, टेलोफेज। देखिए कैसे आंसर लिखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को यकीन आ रहा है कि जो मैंने बताया कि बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कितना डिफिकल्ट होता है। मैं ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, जो भी यहां पर क्वेश्चन है उसको देखकर मैं बोल रहा हूं कि डिफिकल्ट होता है। अब ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है तो आप लोग करेंगे नहीं, डिफिकल्ट जब कोई चीज तब डिफिकल्ट होती है जब उसको समझ में नहीं आता, जब समझ लेते हैं तो वो आसान हो जाता है। अब देखिए, अब जैसे आप लोग साइकिल चलाना सीख लिए, तो साइकिल चलाना ईजी है आप लोगों के लिए, अगर जो नहीं सीखा उनके लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही बात है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if the mother is hemophilic carrier and father is hemophilic, then what will be the nature of offspring। क्या कह रहा है कि आप लोग पढ़े होंगे 3 जेनेटिक डिजीज हैं, एक चैप्टर है कॉमन जेनेटिक डिजीज, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो उनमें जो बीमारी है, उनमें से एक बीमारी यहां पर दिया है हेमोफीलिया। तो जिनको हेमोफीलिया होता है उसको हेमोफिलिक बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए मदर जो है वो हेमोफिलिक कैरियर है, मतलब बीमारी उनमें नहीं है लेकिन वो बीमारी अगली जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो उसको कैरियर बोलते हैं। एंड फादर इज हेमोफिलिक, और फादर क्या है, हेमोफिलिक। तो कह रहा है इनसे जो बच्चे पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग जिनको बोलेंगे, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होंगे उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। वो जो पैदा होंगे वो किस तरह का पैदा होंगे, उसकी नेचर क्या होगी। तो ये क्रॉस करके आप लोग देख सकेंगे, बुक में है, अलग अलग बुक में जो क्रॉस करके दिया है, तो मैं उसको आंसर बताऊंगा। तो क्या आंसर होगा, कह रहा है कि 50% जो सन है, उनमें जितने बेटे होंगे उनमें से 50% सन्स क्या होंगे, 4 में से अगर देखा जाए तो 2 अगर बेटा है, तो कह रहा है तो 50% सन क्या होंगे, हेमोफिलिया होंगे। ओके, और 50% सन्स जो है वो नॉर्मल होंगे, मतलब बीमारी उसको नहीं होगी। और एक बात, और 50% जो डॉटर है वो कैरियर बनेंगे। क्या बनेंगे, कैरियर। और 50% जो है डॉटर क्या बनेंगे, नॉर्मल। तो एक चीज आप लोग याद रखना कि इस बीमारी में, हेमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस बीमारी में, हमेशा जो फीमेल होते हैं वो कैरियर होते हैं। ओके, तो देखिए बीमारी हुई नहीं है डॉटर को, एक तो कैरियर बने और दूसरा नॉर्मल।
तो ये आप लोगों को लिखना है क्रॉस करके, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लिस्ट द नेम्स ऑफ हार्मोन्स रिलेटेड टू फ्लोइंग फंक्शंस। यहां पर क्या कह रहा है कि 4 फंक्शन दिए गए हैं। कितना? 4 फंक्शन दिए गए हैं। उन 4 फंक्शंस आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद वो कौन सा हार्मोन वो फंक्शन करता है वो आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड। ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो आप लोग को पता होगा इनमें 2 हार्मोन आते हैं, एक है इंसुलिन और एक है क्या? ग्लूकागोन। ओके, तो इंसुलिन क्या करता है? जब खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो इंसुलिन क्या करता है? उसको कम करता है। उसका ऑपोजिट में क्या करता है? ग्लूकागोन। जब खून में ग्लूकोज की मिकदार जो है कम हो जाती है तो ग्लूकागोन उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब ये दोनों ही उसको मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। तो देखिए सिर्फ कैसे करना है, ये लाइन लिख देना है। इस लाइन के सामने आप लोगों को इन 2 हार्मोन का नाम लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। और हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टिमुलेशन फॉर द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन रिलीज होता है उस हार्मोन को रिलीज कराने के लिए कौन उकसाता है उसको? उकसाता कौन है कि निकालो हार्मोन, निकालो हार्मोन, निकालो हार्मोन, रिलीज करो? कौन कहता है? वो कहता है TSH। क्या नाम उसका? TSH। TSH मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, आप लोग कमेंट में बताइए थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉजिंग द ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लिटियम। कॉर्पस लिटियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स है। एंड स्टिमुलेटिंग द सीक्रेशन, और वो कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ करता है कॉर्पस लिटियम को? और एक काम करता है, स्टिमुलेटिंग द सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किससे खारिज होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से खारिज होता है, रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। ओके, हार्मोन इन द फीमेल बॉडी। तो कौन है वो है LH। क्या है वो? LH। LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब बताइए डिफिकल्ट है ना इजी है? इजी है क्योंकि अभी समझ पाए इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर ड्यू टू एंजाइटी। एंजाइटी जब हो जाता है उस वक्त हमारे बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कौन हार्मोन कराता है ऐसा? वो करता है एड्रेनलिन। यहां पर आप लोग कॉर्टिसोल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। ओके, जब हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है तो ये क्या करता है? ये करता है उसको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि उस एंजाइटी का फेस कर पाए हम लोग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग इंग्लिश में आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पूरा हूबहू नहीं उतारना है। क्या करना है? द नेम्स ऑफ द हार्मोन रिलेटेड टू फ्लोइंग हार्मोन्स। ओके, उसके बाद ये सब लाइन लिखना है। देख के लिखने में क्या टाइम टाइम तो लगेगा नहीं। तो ये लाइन लिखने के बाद इस तरह से लास्ट में एरो दे करके लिख देना है। समझ गए? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस हाउ सेक्स ऑफ ह्यूमन इज डिटरमाइन। कैसे ह्यूमन का जो सेक्स है, मेल फीमेल है, वो डिटरमाइन होता है। तो ये क्या है? बहुत इजी सवाल है। यहाँ पर क्रॉस करके दिखाना है। सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, क्रॉस करके दिखाना है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो आप लोग दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो आप लोग को पता है मेल जो है, मेल में क्या होता है? एक एक्स और एक वाई होता है। और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? डबल एक्स। ओके, चलो फिगर बना देते हैं। ओके, देखिए मेल एंड फीमेल कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे वो वीडियो, लगभग 25 मिनट की वीडियो है, क्रॉस रिलेटेड डिफिकल्ट जो एमसीक्यूज है। कौन से चैप्टर से? चैप्टर हेरिडिटी से। अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आप इजी रहेंगे। तो कैसे इजी रहेंगे मैं करके दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले इस एक्स को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और इस वाई को जो है इन दोनों के साथ करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको करते हैं। ओके, तो यहां पर इस x को जो इन दोनों के साथ करते हैं तो क्या होगा?
एक्स एक्स, फिर वहां पर डबल एक्स है तो फिर एक्स एक्स होगा। ओके, उसके बाद देखिए इस y को इन दोनों के साथ करना पड़ेगा, करते हैं तो क्या होगा एक्स वाई, फिर क्या होगा एक्स वाई। तो अब देखिए यहां पे डबल एक्स का मतलब क्या, डबल एक्स का मतलब होता है फीमेल, क्या होगा फीमेल, और ये क्या है मेल, ये क्या है मेल। तो इस तरह से आप लोगों को दिखाना है कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इन ह्यूमन। और एक चीज यहां पर जान लीजिए, वो क्या कि मेल मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा, डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा मेल। क्यों, वो इसलिए क्योंकि फीमेल में दोनों तो एक्स होता है, तो ये एक्स जाए इनके साथ या ए एक्स जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां से कौन जाएगा, मेल से कौन जाएगा, यहां से कौन सा क्रोमोसोम जाएगा फीमेल के साथ, फीमेल के ओवम में, तो यही डिसाइड करेगा कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, मेल प्रोड्यूस होगा या फीमेल प्रोड्यूस होगा। क्योंकि एक्स जाने से क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएंगे, वाई जाने से क्या होगा मेल हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, हाउ डू वर्कर बीज कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू अदर वर्कर बीज ऑफ द हिव व्हेन द स्पॉट एनी सोर्स ऑफ फूड। या बहुत ही ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब वर्कर बीज को पता चल जाता है कि किस तरफ फ्लावर्स है किस तरफ फूड है, तो आके जब हिब में इन्फॉर्म करता है अदर वर्कर बीज को, तो कैसे करता है, तो आप लोगों को पता होगा एक डांस करते हैं वो, उनमें तो बोली नहीं होता है तो एक डांस करते हैं। कौन सा डांस आप लोगों को पता होगा, वगल डांस। कौन सा डांस, वगल डांस। जो अंग्रेजी जो नंबर है 8 उसकी तरह डांस करते हैं, पहले ऐसे जाता है ऐसे जाता है, इस तरह से घूमते घूमते डांस करता है। तो ये डांस से पता चल जाता है, पता कर लेता है बाकी वर्कर बीज सब कि कैसे जाना है, किस तरफ जाना है, डायरेक्शन क्या है, किस तरह का फ्लावर है, कितना दूर है, सब पता कर लेता है किससे, इस डांस से, दैट इज वगल डांस। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस द नेम्स ऑफ 4 मेन फॉसिल एंसेस्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स। हॉर्स का जो एवोल्यूशन हुआ है उसका जो फॉसिल है उनका सीरियली लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या है एह्यूपस, उसके बाद क्या है मेसोहिपस, उसके बाद क्या है मेरिकहिपस, उसके बाद क्या है प्लायोहिपस, उसके बाद क्या है इक्वस। ओके, तो इस तरह से सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले क्या है एह्यूपस, उसके बाद मेसोहिपस, उसके बाद क्या है मेरिकहिपस, उसके बाद क्या है प्लायोहिपस, उसके बाद क्या है इक्वस। आप लोग बुक में जो है सीक्वेंस देखे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग पोल्यूटेंट। देखिए इस तरह क्वेश्चन 2-3 सॉल्व कर लिया, अभी फिर दिया है टाइम लेने के लिए। ग्रीन हाउस गैस, तो यहां पर कह रहा है ये पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट जानते हो ना जिससे पोल्यूशन होती है उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। तो ग्रीन हाउस, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये लिखना है। एसपीएम से क्या होता है डिजीज होता है। कौन सी डिजीज, लंग डिजीज, उसके क्या होता है कैंसर होता है। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर, इससे क्या होता है बायो एक्यूमुलेशन होता है। क्या होता है बायो एक्यूमुलेशन, मतलब वो केमिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर चले जाता है और वो पेट में आस्ते है हम लोग के जो बॉडी पार्ट्स है उसमें जमा होता है, उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इससे क्या होता है, इससे भी क्या होगा कैंसर हो सकता है। ओके, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, कोई वो हो सकता है, बहुत सारे पोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं इनसे। ओके, तो कोई एक लिख देना है, एक दो भी लिख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, व्हाट इज मेन बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, एक्स2 कंजर्वेशन का एक मेथड है जिसमें क्या होता है पौधे का बिल्कुल या प्लांट्स का जो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, जैसे कि सेल लिया जाता है, टिश्यू लिया जाता है, डीएनए लिया जाता है, इनको प्रिजर्व किया जाता है किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन। और उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है -196 टेम्परेचर होता है, इतना डिग्री, तब वो लिक्विड नाइट्रोजन में वो डुबा के रखा जाता है। और उससे क्या होगा फ्यूचर में हजारों साल बाद भी हम उस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्स2 कंजर्वेशन का एक मेथड है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनिमल बायोडाइवर्सिटी इंडेंजर्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा
तो रिवर गंगा जो पोल्यूशन हो गया उसकी वजह से 2 इंडेंजर्ड एनिमल्स का नाम बताना है जो जो डेंजर में है उस पोल्यूशन की वजह से। तो क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन है और क्या है, क्रोकोडाइल है। क्वेश्चन है 14 देखिए, राइट 3 रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही लग रहा है कि मेंडल सक्सेस की रीजन क्या है। तो उसने सही प्लांट को चूज किया था, ओके, और जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसको सही सही उसका जो है रिकॉर्ड लिखता रहा, जो बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करने में उसको बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ। बहुत सारे फैक्टर है, मैंने 2 पॉइंट बताया। उसके देखिए क्वेश्चन है 15 देखिए, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एयर सैक ऑफ पिजन प्ले टू फ्लाई इन द एयर। तो कह रहा है यहां पर लिस्ट बनानी है कि बर्ड में आप लोगों को, बर्ड में या फिर पिजन में क्या होता है, 9 एयर सैक्स होते हैं, मतलब हवाई थैली होती है जिनमें हवा भरी होती है। तो उन 9 का यहाँ पर लिस्ट बनाना है, आप लोग बुक में है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 1H वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम एंड एलिमेंट्री कैनल इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए आप लोग वेस्टिजियल ऑर्गन जानते हैं जो यूजलेस होता है, लेकिन किसी और जानवर में, किसी को और एनिमल में क्या होता है, वो यूजफुल होता है, लेकिन किसी में यूजलेस होता है। जैसे इंसान में, जैसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जो यूजलेस है, लेकिन दूसरे एनिमल में क्या होता है, वो यूजफुल है। तो कह रहा है कि वो कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है जो क्या है, एलिमेंट्री कैनल में है, एलिमेंट्री कैनाल में है ह्यूमन बॉडी के। तो वो हो गया ह्यूमन टेल, ह्यूमन टेल। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होता है इसके पीछे लास्ट में जो है ह्यूमन टेल होता है, किसी किसी का होता है। तो अगर होता है तो वो क्या है, वेस्टिजियल है, ओके। तो हम लोग के लिए जो टेल की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास मच्छर भगाने के लिए हाथ है, लेकिन जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद है ये ह्यूमन टेल जो है, उनके बिना होगा नहीं, क्योंकि उनके जिस्म में अलग अलग इंसेक्ट या फिर कीड़े वगैरह बढ़ जाते हैं, मच्छर बढ़ जाते हैं, तो वो अपने दुम से भगा देता है। लेकिन हम लोग को दुम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग के पास प्रॉपर हाथ है, हाथ से इजीली हम लोग भगा देते हैं, ओके। तो ये हो गया, एग्जाम्पल देना है। और क्या हो सकता है, और आप लोग बताइए। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस ग्रुप सी में 17 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से आप लोगों को 12 का आंसर करना है। तो लास्ट क्वेश्चन देंगे, मैं पूरा सॉल्व करके दिया, लेकिन आप लोगों को कितना करना है, आप लोगों को 12 भी करना है, फिर सब नहीं देना है, नहीं तो सब देने से क्या होगा, अगर पूरा सारा सही देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर गलत देते हैं तो आप लोग का उस 12 में से काटा जाएगा, जो एक्स्ट्रा दिए उनमें से नहीं काटा जाएगा, जो आप लोग 12 देंगे जो सही होगा उनसे काट लिया जाएगा। तो आप लोगों को जितना मांगा उतना ही देना है, ज्यादा काबिल नहीं बनना है। तो राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। देखिए फर्स्ट चैप्टर से लास्ट में दिया है, तो क्या कह रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट डिफरेंस। तो ये सबसे इजी सवाल लग रहा है मुझे, एक सवाल ये इजी, और कौन इजी सवाल है, वो राइट 3 रीजंस बिहाइंड मेंडल सक्सेस, ओके। तो देखिए बहुत ही डिफिकल्ट है, 2 मार्क्स एसक्यूज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एसक्यूज किस तरह के हो सकते हैं माध्यमिक परीक्षा फाइनल क्वेश्चन पेपर, माध्यमिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में। तो आई होप आप लोग अगर इस वीडियो को समझे हैं, और मैं वीडियो बनाऊंगा तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एसक्यूज होते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्रिएटिवली आप लोगों को सोचना है, ओपन माइंडेड सोचना है, तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे, ओके।